नमस्कार दोस्तों। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय इंडियन इकोनॉमी में 50% कंट्रीब्यूशन 5 स्टेट्स का हुआ करता था और वो 5 स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और बिहार थे। आजादी के बाद भारत एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हुआ करता था, तो उस समय नॉर्दर्न स्टेट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हुआ करता था और उसमें उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हुआ करता था और बिहार भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया करता था। इसके अलावा 1947 में भारत की 30% मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट बंगाल में हुआ करती थी, जिसके चलते बंगाल भी इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया करता था। पर फिर धीरे धीरे समय बदला। 1991 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, प्राइवेट कंपनीज भारत में आने लगी, जिसका फायदा भारत के साउथ स्टेट्स को मिलने लगा क्योंकि साउथ स्टेट्स ने एजुकेशन पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी, साथ में प्राइवेट कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट दिया, इंसेंटिव्स दिए। वहीं भारत के नॉर्दर्न स्टेट में हालत खराब होने लगी। यूपी बिहार में गवर्नमेंट ने ना एजुकेशन पे ध्यान दिया, ना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पे ध्यान दिया। यूपी बिहार में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज बढ़ने लगा। वहीं बंगाल में लेफ्ट पार्टी ने पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ही बर्बाद कर दिया था। जहां 1947 में भारत की 30% मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट बंगाल में हुआ करती थी, वो गिर के 3% पे आ गई और ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के सदर्न स्टेट में जाने लगी और 75 सालों में इंडियन इकोनॉमी 180 डिग्री टर्न हो गई। भारत के नॉर्थ स्टेट जो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया करते थे वो बोझ बनने लगे और सदर्न स्टेट इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन बनने लगे। आज के समय भारत के 5 साउथ स्टेट जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। आज के समय भारत के टॉप 5 स्टेट में पहले पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे कर्नाटका, फोर्थ पे गुजरात और फिफ्थ पे उत्तर प्रदेश आ गया है। पिछले 60-65 सालों में यूपी और बंगाल का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 4.9% कम हुआ है और बिहार का 3.5%। वहीं कर्नाटका का शेयर 2.8% बढ़ा है, गुजरात का 2.3% और आंध्र प्रदेश का 2%। साउथ स्टेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से उनकी पर कैपिटा इनकम भी पिछले 60 सालों में तेजी से बढ़ी है और आज के समय नेशनल एवरेज से भी ज्यादा हो गई है। वहीं नॉर्दर्न स्टेट की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से भी कम हो गई है। इसके अलावा 60 सालों में भारत के सदर्न स्टेट में पॉवर्टी भी तेजी से कम हुई है। भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 11% है, वहीं कर्नाटका की 5.6% है, आंध्रा की 4.1, तेलंगाना की 3.7, तमिलनाडु की 1.4 और केरला की पॉवर्टी 0.4% है। वहीं यूपी बिहार में पॉवर्टी आज भी 17 और 16% है। तो बीते 75 सालों में इंडियन इकोनॉमी में पूरा उलटफेर हो गया है। पर अब कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत के नॉर्थ स्टेट अपनी खोई हुई ग्लोरी और इकोनॉमिक पावर को वापस से हासिल करने वाले हैं और इंडियन इकोनॉमी पर बोझ बनने के बजाय इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होने वाला है, तो आइए जानते हैं। आज के समय भारत के 5 सदर्न स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भारत की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। तमिलनाडु को भारत का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, कर्नाटका को आईटी कैपिटल हब कहा जाता है, वहीं केरला एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है। वहीं तेलंगाना आईटी और आंध्र प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के सदर्न स्टेट नॉर्थ स्टेट से इतना आगे कैसे हो गए, तो देखो 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। 1960s तक भारत के नॉर्दर्न स्टेट में अच्छी खासी फैक्ट्रीज थी, पर फिर इस पॉलिसी के बाद बिहार, बंगाल, यूपी, राजस्थान, भारत के नॉर्थ स्टेट से फैक्ट्रीज साउथ में जाने लगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी देने लगी। तो कंपनीज ने सोचा कि क्यों ना फैक्ट्रीज को भारत के सदर्न स्टेट में लगाया जाए ताकि उनको पोर्ट की फैसिलिटी भी मिल सके। तो इसके चलते सदर्न स्टेट डेवलप होने लगे और साथ में भारत के नॉर्थ स्टेट के महाराष्ट्र और गुजरात भी डेवलप होने लगे क्योंकि वहां पे भी पोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल थी। पर यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रुक गई और फिर 1980-90 तक इन स्टेट को बीमारू स्टेट कहा जाने लगा। 1991 में भारत में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई। ग्लोबल कंपनीज ने सदर्न स्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि उनके पास पहले से ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। पर यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो भारत के नॉर्दर्न स्टेट पीछे होने लगे। पर अब भारत के नॉर्दर्न स्टेट उभर के सामने आ रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इनको महाराष्ट्र और गुजरात से भी सपोर्ट मिल रहा है। पर एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के नॉर्थ स्टेट का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है और वो है डेमोग्राफिक एडवांटेज। इंडिया के सदर्न स्टेट की फर्टिलिटी रेट गिरती जा रही है, जिसके चलते उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, जिसका इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पे भी पड़ना शुरू हो रहा है। देखो, किसी भी देश या स्टेट को अपनी
यहाँ की आबादी को मेंटेन रखने के लिए फर्टिलिटी रेट को 2.1 पर मेंटेन करके रखना होता है, मतलब एक परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए। पर भारत के सदर्न स्टेट में फर्टिलिटी रेट गिरती जा रही है। तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला की फर्टिलिटी रेट 1.8 है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की 1.7 है। वहीं अभी भारत के नॉर्थ के बड़े बड़े स्टेट की फर्टिलिटी रेट 2 से ज्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की 2.4 है और बिहार की 3। भारत के टॉप 10 पॉपुलेशन स्टेट में टॉप 5 में भारत की 70 करोड़ पॉपुलेशन रहती है और उसमें साउथ का कोई भी स्टेट नहीं है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि साउथ इंडिया नीड मोर किड्स, पर आने वाले 10 सालों में इंडिया के सदर्न स्टेट की फर्टिलिटी रेट और कम होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की फर्टिलिटी रेट गिर के 1.5 पे आ जाएगी। अब आप लोग बोलोगे कि फर्टिलिटी रेट गिरने से क्या होगा, तो देखो फर्टिलिटी रेट गिरने से सोसाइटी एजिंग प्रॉब्लम को फेस करने लगती है, बूढ़े लोगों के नंबर बढ़ने लगते हैं, जिससे यंग वर्कफोर्स पे डिपेंडेंसी और बढ़ने लगती है। इसके अलावा लेबर की शॉर्टेज होने लगती है, टैक्स कम जनरेट होने लगता है, सरकार को सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाती है। आप जापान का एग्जांपल देख सकते हैं। जापान में आबादी गिरती जा रही है, जिसके चलते उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है। तो जहां एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट नॉर्थ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में ज्यादा फोकस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले 10 सालों में भारत के नॉर्थ स्टेट को डेमोग्राफिक का भी एडवांटेज मिलने वाला है। जहां साउथ स्टेट में पॉपुलेशन रुक गई है और कुछ सालों में गिरना भी शुरू हो जाएगी, वहीं नॉर्थ स्टेट में आबादी अभी और बढ़ेगी, जिसके चलते भारत के नॉर्थ स्टेट में फैक्ट्रीज वापस से आने लगेंगी और ऐसा शुरू भी हो गया है। 2010-11 में तमिलनाडु में 36,851 फैक्ट्रीज थी, जो 2022-23 में बढ़ के सिर्फ 39,666 हुई। पर 2010 में यूपी में 13,700 फैक्ट्रीज थी, जो बढ़ के 19,000 पहुंच गई है। वहीं गुजरात में फैक्ट्रीज के नंबर 21,000 से 31,000 हो गए हैं। तमिलनाडु में फैक्ट्रीज तेजी से बढ़ नहीं रही हैं, वहीं आंध्र प्रदेश में फैक्ट्रीज कम होती जा रही हैं और इसका फायदा भारत के नॉर्दर्न स्टेट को मिलता जा रहा है और उनके एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में एक्सपोर्ट के मामले में गुजरात नंबर 1 है, जो $146 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका और 5th पे उत्तर प्रदेश आ गया है, जो $21 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस समय भारत का मेन फोकस इस समय इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ही लगा हुआ है। तो यूपी इंडियन इकोनॉमी को वापस से पहले की तरह बूस्ट करने वाला है। इसके अलावा जहां केरला इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, वहीं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होस्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ को देख के मध्य प्रदेश, राजस्थान ने भी कमर कस ली है और वो भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में कर्नाटका के बेंगलोर में कंजेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लोग बेंगलोर में रहना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर भी एक न्यू प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है। अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे, आप अब एकदम से एंग्री हो रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसी नहीं है। प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? माताड़बड़े आई सर आई डोंट नो योर लैंग्वेज। कन्नड़ माताड़े। इसके अलावा बेंगलोर वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है। बेंगलोर में पानी की कमी होती जा रही है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते बेंगलोर में ट्रैफिक आम बात हो गई है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में बेंगलोर में रेंटल प्रॉपर्टीज की प्राइस भी डबल हो गई है और इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते कई कंपनीज बेंगलोर को छोड़ के जा रही हैं और वो अपने एक्सपेंशन के लिए दूसरी सिटीज को ढूंढ रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा तेलंगाना के हैदराबाद, हरियाणा के गुरुग्राम, यूपी के नोएडा और महाराष्ट्र के पुणे को हो रहा है और ये सिटीज भी आईटी हब बनती जा रही हैं। देखो अक्सर साउथ के बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि हम जितना कमाते हैं उतना पैसा हमें सेंटर से रिटर्न में नहीं मिलता है। तो देखो ऐसा सिर्फ साउथ की स्टेट के साथ नहीं है। महाराष्ट्र अगर 1 रुपया कमाता है तो उसे सिर्फ 8 पैसा मिलता है, हरियाणा को 14 पैसा, कर्नाटका को 17 पैसा, गुजरात को 26 पैसा। उसी तरह तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, आंध्रा को भी कम पैसा मिलता है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो देखो अभी ये राज्य डेवलप नहीं हुए, फ्यूचर में जब ये डेवलप हो जाएंगे तो इनकी कमाई का पैसा भारत के सदर्न स्टेट में ही लगेगा। जब फ्यूचर में साउथ में यंग वर्कफोर्स कम होने लगेंगे और बूढ़े लोग ज्यादा होने लगेंगे तो नॉर्थ इंडिया से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो साउथ इंडिया में इन्वेस्ट होगा, जैसे पहले 1960s में हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया करता था। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे सजेशन देंगे कि अगर साउथ स्टेट में आबादी कम हो रही है तो नॉर्थ से लोग क्यों नहीं चले जा रहे हैं। तो देखो साउथ स्टेट में प्रॉब्लम यह है कि इन स्टेट की आपस में ही नहीं बनती है और इसमें लैंग्वेज इशू सबसे ऊपर है। भारत के नॉर्थ स्टेट में कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, पर साउथ स्टेट में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा कुछ साउथ लीडर्स हिंदी के अगेंस्ट भी रहते हैं। तो फ्यूचर में अगर भारत के सदर्न स्टेट को अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए उन्हें नॉर्थ के लोगों को एक्सेप्ट करना होगा और साथ में एक कॉमन लैंग्वेज भी सेट करनी होगी जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।